So CBSE 10th class students, we are today going to talk about chemical reactions day 2. Day 1 में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ इनिशियल बातें की थी. हाँ, हम एक रीकैप करेंगे. हम थोड़ा सा नज़र से निकालेंगे कि क्या क्या बातें हमने उस समय की थी. मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को डिफ़ाइन किया था और उनको फिजिकल चेंजेस से डिफ्रेंशिएट किया था. हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज ड्यूरिंग विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद इंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज. पहली बात तो ये हुई थी. ठीक. दूसरी बात ये हुई थी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तब क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑब्जर्व किए जाएंगे. तो उसमें हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में इनमें से 4 लिखे हुए हैं, 5वां हमने ऐड करना है और वो हमको हमेशा याद रखना है. क्या कि सबसे पहली बात कि चेंज इन स्टेट. जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस चेंज. हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अभी लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है ड्यू आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, या सॉलिड है तो लिक्विड में, या सॉलिड है तो डायरेक्ट गैस में भी. कभी इट ऑल डिपेंड्स कि ये स्टेट का चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चेंज इन कलर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ऐसा नया सब्सटेंस बन जाए जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन के ऐसा जिसमें कलर ही कुछ और हो. जैसे कि हम कहते हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिलाओगे तो इंस्टेंटेनियसली लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा. हाँ, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया. या आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आफ्टर हाफ एन आवर हम क्या देखते हैं कि वो पेल ग्रीन कलर का हो गया, मतलब फेरस सल्फेट बन गया. फेरस सल्फेट का कलर पेल ग्रीन है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर. तो वी कैन एक्सपेक्ट चेंज इन कलर. चेंज इन टेम्परेचर हमने एक केमिकल रिएक्शन भी करके देखी थी जिसमें सोडियम में पानी डाल देते हैं हम. सोडियम का एक टुकड़ा है छोटा सा, उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया. बड़ी विगरस रिएक्शन होती है बिकॉज सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, और वो वाटर के साथ में बिना पानी गर्म किए नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर है उसी के साथ में हमने रिएक्शन करवा दी हुई है. और उसके साथ इतना विगरस रिएक्शन करता है कि एक हाइड्रोजन गैस निकल के पॉप साउंड होता है, और पॉप साउंड जब होता है तो मतलब हाइड्रोजन जल जाती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हमने डिफाइन किया था, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और एनीथिंग इवॉल्व होती हो. थर्म वर्ड तो हम केवल हीट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसी भी फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो सकती है. जैसे कि हम रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP रिलीज़ होती है. ठीक है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और हमने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हुई है, देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर. अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे जिसमें सोडियम और वाटर रिएक्ट कर रहा था, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई होगी. बहुत गर्म हो जाती है, हम एकदम से छुएंगे तो हाथ भी जल सकता है, इतनी गर्म. हाँ, इस तरह की कई सारी रिएक्शन है. जैसे कि हम अपना कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट इज स्लेक्ड लाइम, और इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो चेंज इन टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. फिर नंबर 4, इवोल्यूशन ऑफ गैस. जैसा हम अभी कह रहे थे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, सोडियम को पानी में डाला, फिर वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ इसलिए जल गई क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन था. अब यही बात हम कह सकते हैं क्या कि ये जो रिएक्शन थी, क्या हाइड्रोजन को इवॉल्व करने की, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ. और रिएक्शन आप देख सकते हो, फेरस सल्फेट FeSO4 को आप डायरेक्ट हीट कर रहे हो, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, 2 गैसेस निकलती हैं SO2 एंड SO3, एंड ऑब्जर्वेशन इज चोकिंग, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. या लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस
NO2 रिलीज होगी, साथ में ऑक्सीजन गैस और रिलीज होगी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शंस हम जब टाइम आएगा तब यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, करके देखेंगे कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। हमारी बुक में तो ये सब लिखा ही है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। फिर हम देखें एक चीज़ जो हमने ऐड की थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और हमने डिफाइन भी किया था कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज समथिंग, हमने कहा था कि अ सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जो केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो पाता, इनसॉल्युबल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको याद रहेगा तो हम ये सब बातें कर रहे थे। हमने कहा डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ चेंज ड्यूरिंग विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद इंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए और एग्जांपल्स लेकर के हमने देखा कि नई प्रॉपर्टी वाली कुछ सब्सटेंसेस बन गए। फिर हमने कहा कि देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने चेंज इन स्टेट की बात की, चेंज इन टेम्परेचर की बात की, चेंज इन कलर की बात की, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात की और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की भी बात की। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, यही जो हम अभी बात कर रहे थे, कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बना, कलर चेंज का एग्जाम्पल था। हमने एक बात और ऐड करी थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, कि ज़रूरी नहीं है कि इन पांचों में से कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन ऑल केसेस वो केमिकल रिएक्शन ही होगी। हमने कहा था कि जैसे ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज व्हेन वाटर इज हीटेड इट कन्वर्ट्स टू वेपर, और व्हेन आइस इज मेल्ट इट कन्वर्ट्स टू लिक्विड। क्या मतलब हुआ, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन द सब्सटेंस इज द सेम। ये पहले भी H2O था, ये अभी भी H2O है, ये पहले भी H2O था सॉलिड फॉर्म में, ये जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब भी ये H2O ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है तो आप ये समझ जाओ, मतलब नया सब्सटेंस नहीं बना है। नया सब्सटेंस नहीं बना है तो इसका मतलब यह है कि फिज़िकल चेंज है। तो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हमने 9th क्लास में पढ़े थे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज a new substance will be formed. Essentially ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक केमिकल रिएक्शन में 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, हाँ कोई ना कोई हो सकता है। पांचों के पांचों एक ही केमिकल रिएक्शन में होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर होगी कि अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो नया सब्सटेंस फॉर्म ज़रूर होगा। ठीक है, तो बस इतनी बात हमने करी थी लास्ट क्लास में, और अब हम इसके आगे बात करेंगे। क्या बात करेंगे इसके आगे? इसके आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, आई होप अब तक आपकी बुक काफ़ी सारी पढ़ ली होगी, आपके स्कूल में भी ये चीज़ पढ़ाई जा रही होगी, तो आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। आप देखें कि केमिकल इक्वेशन की हम जब बात करते हैं तो एक्चुअली मतलब क्या, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसका? ऑफ अ ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। हाँ, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सिंबल्स के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। बर्जीलियस के सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। सिंबल्स यूज़ करके जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं
उनको यूज़ करके एलिमेंट्स के सिंबल किसी एक एटम, वन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम उनको कंबाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों ने सीख लिया कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंसीज 9th क्लास में। अब इन मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब हम यूज़ करते हैं इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हम उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। कैसे होता है कि अगर हम लिख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट is heated and got decomposed into lead oxide plus nitrogen oxide plus ऑक्सीजन। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है जिसमें लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं और फिर वो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है इनटू 3 प्रोडक्ट्स। लेड ऑक्साइड 3 कंपाउंड्स बन जाते हैं नए, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑब्जर्वेशंस क्या है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे उनमें से हम ऑब्जर्वेशन निकालें तो लेड नाइट्रेट इज अ वाइट कलर्ड पाउडर एंड दिस इज सॉलिड। मैंने एक और सिंबल यूज किया, दिस सिंबल इज स्टेट सिंबल एस, सॉलिड। स्टेट पता है ना आपको, मैटर के 9th क्लास में सीखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पता है सबको, वही यूज कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट यहाँ पे हम सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में ही यूज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पे होता है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिखा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब हमने देखा था तब हमने कहा था कि एक्वस सॉल्यूशन बनाना है लेड नाइट्रेट का, वाइट कलर के पाउडर को पानी में डाल के डिज़ोल्व कर देना है पहले, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉलिड नहीं लिखेंगे, उसको AQ लिखेंगे, एक्वस। लेकिन यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का पाउडर है उसको रखते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर हम उसे हीट देते हैं। ये ट्रायंगल जहाँ पे बनता है, ट्रायंगल इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट जहाँ भी हम करेंगे वहाँ पे ऐसा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ये बात समझ लो। फिर लेड ऑक्साइड बना। लेड ऑक्साइड इज अगेन सॉलिड और ये येलो कलर का है तो हम यहाँ पर लिख दें येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो गैस के लिए हम यहाँ पे G लिखते हैं ब्रैकेट में, रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व हो गई है। ऑक्सीजन इज अगेन अ गैस, ऑक्सीजन इज कलरलेस, ओडरलेस, कलर कोई नहीं होता उसका, पता है हमको, ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ और अप्रॉक्सीमेटली 21% है, लेकिन उसका कोई कलर नहीं है इसलिए दिखती ही नहीं है। एंड इट इज ओडरलेस। हाँ, ओडरलेस, ओडर मतलब स्मेल। ओडर नहीं है उसका, कोई स्मेल नहीं है। अच्छा ही है, ये तो वो स्मेल ही आती रहती है हमको हर समय, है ना। चारों तरफ हमारे अगर ऑक्सीजन है और हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है तो ओडरलेस होना उसका अच्छा है। खैर वो अच्छा है या नहीं अच्छा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। हाँ, हमने क्या कर दिया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है इसका। हमने इसको सिंबल्स की हेल्प से इस तरह से शो कर दिया है
कि लेड नाइट्रेट वाइट है, लेड ऑक्साइड येलो, हमने बहुत चीज़ें बता दी। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे वर्ड्स यूज किए। कोई भी केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, जैसा आपको दिख रहा है, दैट इज रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट केवल एक है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन करने वाला, रिएक्टेंट केवल एक है, दैट इज लेड नाइट्रेट। रिएक्टेंट्स रिएक्शन करने वाला, और एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो देयर आर 3 प्रोडक्ट्स formed during this chemical reaction: lead oxide, nitrogen oxide, oxygen. lead oxide सॉलिड फॉर्म में मिला है, बाकी दोनों गैसेस हैं उड़ गई तो बॉइलिंग ट्यूब में जो बचा मिलेगा उसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज रेजिड्यू। तो येलो रेजिड्यू इज फॉर्म्ड, ये तरीका है हमारा बोलने का। हाँ, येलो रेजिड्यू, ये प्रेसिपिटेट नहीं है क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है कि नहीं हमें पता नहीं चल रहा। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई सॉल्यूशन होता, ये लिक्विड फॉर्म में होते और फिर इसमें इनसॉल्यूबल सब्सटेंस लेड ऑक्साइड होता और वो बॉटम पे जमा हुआ रहता, तो हम बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेट। लेकिन जब गैसेस रिलीज हो जाती हैं तो हम बोलते हैं रेजिड्यू, नॉट प्रेसिपिटेट। ध्यान रखना, कई लोग ये गलती करते हैं। अब क्या हो रहा है कि वर्ड इक्वेशन जो है उसमें हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐड कर दें अगर, तो ये हमारी स्केलेटल रिएक्शन बन जाती है। हाँ, ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली होता है। यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करते हैं। अब हम सिंबल यूज़ करेंगे तो जो रिएक्शन बनेगी दैट इज स्केलेटल इक्वेशन। कैसी है स्केलेटल इक्वेशन? देखो, लेड नाइट्रेट में हम लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला डाल देते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। पता है आपको ये कैसे बना है? जिन लोगों को याद नहीं है उनको याद दिला दूं, लेड की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, NO3 माइनस यानी उसकी वैलेंसी 1 है, और फिर हम क्रॉस ओवर कर देते हैं इनका, क्रिस क्रॉस। लेड के नीचे 1 तो 1 तो लिखते नहीं है, तो Pb लिख दिया एज इट इज। NO3 के बाहर 2 लिखना है, पूरा NO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट में लिख के और 2 नीचे लगा दिया। दिस इज हाउ वी डू इट। तो लेड नाइट्रेट का सिंबल लिखा, फिर PbO लेड ऑक्साइड, लेड भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, लेड की वैलेंसी भी 2, और इनका क्रॉस ओवर किया तो Pb2O2, 2 से 2 कैंसिल, PbO। ऐसे लेड ऑक्साइड का फार्मूला बनता है। याद दिला रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। फिर देखें कि PbO प्लस लेड ऑक्साइड प्लस NO2, ये हमारी रेडिश ब्राउन गैस है। गैस के लिए सिंबल G है और एक एरो भी लगाते हैं, इरेक्ट एरो। हाँ, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में मिला लेड ऑक्साइड है जो येलो इन कलर है। तो दिस इज येलो, दिस इज रेडिश ब्राउन। देखेंगे हम ये रिएक्शन बाद में जब थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे उस समय। और ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो अ गैस, तो इसमें भी एक एरो लगा दो जो ये बता रहा है कि ये जा रही है निकल के। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट देम। ठीक है, तो स्केलेटल इक्वेशन ये हो गई। स्केलेटल इक्वेशन में
सिर्फ एक कमी है। हमने क्या किया है, हमने इसमें सिंबल्स लगा दिए हैं। सिंबल्स मतलब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स लगा दिए हैं। उसके बाद हमने इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पर उनके स्टेट सिंबल भी लिख दिए हैं नीचे। हाँ, कहीं पे हम इस तरह का ट्रायंगल लगा रहे हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व है। एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है और उस एनर्जी को यूज़ करके ये लेड नाइट्रेट के 3 टुकड़े हो गए, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड इज़ येलो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने इसके नीचे रेडिश ब्राउन लिख दिया, इनके कलर्स भी लिख दिए, इनके स्टेट भी लिख दिए, एरो भी बना दिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बना कर ऐड करके उसको इंफॉर्मेटिव बना दिया। हाँ, दिस इज हाउ वी मेक आवर इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। हाँ, लेकिन अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो इसके साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए, इसमें करना चाहिए हमको, दैट इज इसको बैलेंस करना। बैलेंसिंग एन इक्वेशन। What do we mean by saying balancing an equation? किसी इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या? इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब यह है बच्चों कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिएक्टेंट्स में हैं वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। बाहर से कुछ ऐड नहीं हो सकता और अंदर से कुछ जा नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विल ऑलवेज बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमारी केमिकल इक्वेशन में टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट्स को रखते हैं, and they are separated with the help of an arrowhead which tells us the direction of the chemical reaction, जो बताता है कि reactant कौन है और product कौन है। हाँ, arrowhead is always put from the reactant side to the product side। reactant की तरफ से product की तरफ arrowhead लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेड है, यहाँ भी लेड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और ये सिमिलर रिएक्टेंट्स, ऑक्सीजन यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दोनों साइड ऑक्सीजन है, दोनों साइड लेड है, दोनों साइड नाइट्रोजन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल। अब हर किसी एलिमेंट के एक एटम का कोई ना कोई मास तो होता ही है, सबके अलग अलग होते हैं, हाँ, जिनको हम एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं। तो उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो दोनों तरफ अगर अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स लिखे जाएंगे केमिकल इक्वेशन में तो फिर मासेस डिसबैलेंस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, इस तरफ नाइट्रोजन एक ही है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक एटम का मास अगर आपको याद हो तो 14U होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट वाले साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और नाइट्रोजन के एक एटम का मास अगर 14U है तो टोटल मास 28U है नाइट्रोजन का। हाँ, नाइट्रोजन का टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड इन दिस रिएक्शन इज 28U, जबकि प्रोडक्ट की साइड में केवल एक ही नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का मास
towards the product side would be 1 into 14U, that is 14U. ऑक्सीजन 2 + 2 + 5, यहाँ पे 3 into 2 6, इधर ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन का मास रिएक्टेंट साइड में 6 into ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U अगर है तो ये 96U के बराबर है। इस साइड अगर 5 ही है तो 5 into 16 ये 80U के बराबर है। लेड दोनों तरफ बराबर है तो लेड का तो मास बराबर है, लेकिन बाकी दोनों के मासेस अलग अलग होने की वजह से मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट्स बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे। तो अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग हों तो हमारी केमिकल इक्वेशन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, जो कि होना ज़रूरी है। क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो हम बोलते हैं कि सिंस एवरी केमिकल रिएक्शन essentially follow the law of law of conservation of mass, that is why it is important to have all the atoms of different elements used inside that chemical reaction should be equal in both the directions of a chemical equation. किसी chemical equation के दोनों साइड हर एलिमेंट बराबर बराबर नंबर में होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो मासेस भी बराबर होंगे। अगर हम नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 लगा दें, मैं वैसे 2 लगा दें, 2 नहीं लगाना है इसमें, लेकिन अगर लगा देते फॉर एग्जांपल, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इधर 28U है, मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये 2 into 14 28U हो जाएगा। फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये बराबर हो जाएंगे। तो हम बराबर करने के लिए दोनों साइड के मासेस को, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस को बराबर करने के लिए जो एलिमेंट्स उस केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए हैं, उनके जो एटम्स हैं उनका नंबर बराबर करते हैं। ये नंबर बराबर करना ही बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन है। और जब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, उसके लिए एक गोल्डन रूल आप याद रखें। हाँ, व्हाट इज़ दैट गोल्डन रूल? कि एनीथिंग, एनी नंबर कैन बी पुट इन फ्रंट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि इसके पीछे आप कुछ, जैसे कि आपने कहा कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो करो। हमने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 into 2 6 है, यहाँ पे 2 + 2 + 1 है, तो आपने कहा लो जी इसमें क्या है, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। नो, यू कांट डू दिस, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप यहाँ पे अगर 2 लगा दोगे तो ये लेड ऑक्साइड जो है ये PbO2 हो जाएगा, जो कि नहीं होता है। मतलब हम बैलेंस करने के लिए नंबर्स यूज़ करेंगे, बट नंबर्स यूज़ करते समय कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। रॉन्ग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन नेवर बी एक्सपेक्टेड। हाँ, हम उसको ये आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप फार्मूला ही रॉन्ग लिख दोगे एंड देन यू विल लूज मार्क्स डेफिनेटली। हाँ, तो आप पीछे कुछ नहीं लिखोगे। हाँ, यू विल नॉट चेंज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपके बैलेंसिंग के दौरान मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड नेवर बी चेंज्ड। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ बैलेंसिंग। आप किसी भी तरीके से बैलेंस करें। हाँ, हम जब बैलेंस करते हैं तो सबसे पॉपुलर जो मेथड यूज़ किया जाता है, दैट मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। बाद में आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताएंगे, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्योंकि आपकी बुक यूज़ करती है, हमें
हिट एंड ट्रायल मेथड सीखना है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके किस तरह से इक्वेशंस बैलेंस की जाती हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मैं बिल्कुल सिंपल रिएक्शन से शुरू करता हूँ। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। कैसे? मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, तो यू डोंट नीड टू बैलेंस इट, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। CaO plus H2O. Quicklime when put into water gives calcium hydroxide CaOH whole twice. ध्यान से देखें, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ब्रैकेट के बाहर जो 2 लगा हुआ होता है वो ब्रैकेट के अंदर जो एटम्स के सिंबल्स लिखे हुए हैं उन दोनों के लिए है। हाँ, यानी ब्रैकेट में अगर OH है और बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो देखें कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 1 2 है और यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। लेकिन सब इक्वेशंस के साथ में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ज़्यादातर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें आपने बैलेंस करना होता है। सिंपल रिएक्शन लेते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O, बैलेंस करो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम बैलेंस कैसे करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, बीच में एरो हेड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस हैं उनके एटम्स के सिंबल आप लिख दें, एलिमेंट्स के सिंबल्स आप लिख दें, HO। जो यहाँ होगा वही वहाँ होगा हमेशा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ और वहाँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग सिंबल्स हों, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ये बात हमेशा याद रखना। H2 और O2 आपस में कंबाइन हो गए, H2O बन गया। लेड नाइट्रेट में हम देख रहे थे Pb है, मतलब लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो रीअरेंज हो गए, एक PbO बन गया यानी लेड ऑक्साइड बन गया, एक NO2 बन गया, एक O2 बन गया। तो रीअरेंजमेंट हुआ, लेकिन एटम्स वही हैं जो रिएक्टेंट्स में थे। प्रोडक्ट्स में कोई बाहर से आ नहीं जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब यही है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कोई चीज़ आसमान से नहीं टपक पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ जो कि रिएक्टेंट्स में थी ही नहीं वही बन गई। कि आप लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे थे तो नाइट्रोजन का एक सब्सटेंस बन रहा है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें है, लेड का भी एक कंपाउंड बन रहा है, लेकिन इसमें कॉपर की कोई चीज़ बन जाएगी तो हम बोलेंगे अरे यार ये तो जादू हो गया, ये तो रिएक्टेंट में था ही नहीं, कॉपर कैसे बन गया। आप एलिमेंट को नहीं बना सकते, है ना, आप एलिमेंट को फ्रॉम नोवेयर बना नहीं सकते। कोई नई चीज़ आ जाएगी ऐसा नहीं हो सकता, कोई नया कंपाउंड भी नहीं आ सकता वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स में नहीं था। जो एलिमेंट रिएक्टेंट्स में नहीं था वो प्रोडक्ट में हो नहीं सकता। रिएक्टेंट्स में जो सब्सटेंसेस थे या जो एलिमेंट्स थे तो उन एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल ही राइट हैंड साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और वही राइट हैंड साइड में होंगे क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम हैं दोनों तरफ। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन कितना है 2, नंबर लिख दो। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। इसका मतलब हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बराबर है, बैलेंस है। हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो एक बात अच्छे से समझ लो। क्या समझ लो
कि किसी को भी बैलेंस करना है, उसे बैलेंस करते समय जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है वो अनबैलेंस भी हो सकता है। इस बात से कभी घबराना नहीं है। बिगड़ जाएगा जी, हम यहाँ पे इसको बैलेंस करना चाहते हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 हमने पहले कह दिया, यहाँ पे नहीं लिख सकते, नो। अगर यहाँ पे 2 लिख दिया तो फिर ये वाटर नहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर बनता है। तो आप H2O2 नहीं लिख सकते, ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो रही है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में वाटर बन रहा है। तो आप इसे बैलेंस करने के लिए इसके सामने 2 लिखोगे, और सामने 2 लिखा मतलब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया। अब आप बोलोगे कि अरे ये तो पहले से बैलेंस था, ये बिगड़ गया। बिगड़ जाने दो, हम ठीक कर लेंगे। हैव कॉन्फिडेंस, वो ठीक हो ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठीक ना हो। तो आप ये ना घबराएं कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो क्या हो गया, ये तो हम कैसे करें, हम तो लिखते ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, आप लिख दो, बिगड़ जाएगा। अब हमें पता चल गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है तो अब हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन अब 2 है, इधर 4 है, इस 2 को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 और 4 दोनों साइड बैलेंस्ड। ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस था, अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। बैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन में फ़र्क क्या हुआ? जो स्केलेटल इक्वेशन थी, जिसे बैलेंस नहीं किया गया था, जिसमें केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला थे, केवल सिंबल थे, अब उनमें और स्केलेटल इक्वेशन में हमारे एक्सप्रेशन में फ़र्क आ जाता है और हमारा एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। जैसे पहले हमारा इक्वेशन था, हम लिखते थे H2 + O2 गिव्स H2O। हाँ, अब हम क्या बोलते हैं, हमारी बात में ज़्यादा वज़न आ गया। अब हमारी बात ज़्यादा एक्यूरेट हो गई कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन react with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water। हाँ, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा क्लियर लगता है, ज़्यादा इसमें क्लैरिटी और एक्यूरेसी ज़्यादा है। हाँ, तो बैलेंस करने के बाद में आपकी एक्यूरेसी आ जाती है। ये केमिकल इक्वेशन हमको ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन बताती है। A chemical equation is symbolic representation of a chemical reaction। हाँ, chemical equation किसी chemical reaction का symbolic representation है। उसके साथ में हम बहुत सारी चीज़ें और ऐड करके, उसके स्टेट सिंबल ऐड करके, एनर्जी साइंस ऐड करके, गैसेस की इवोल्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर दिखा रहे हैं तो उसमें हम उस इन्वर्टेड एरो यूज़ करके, नीचे उसके कलर्स लिख करके हम उसको अलग अलग तरीके से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, और वो हमारे केमिकल रिएक्शन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन उसके बाद बनता है जब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। दोनों तरफ मास भी बराबर हो गया। अब ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद में ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। इसे देखते ही पता चल जाता है कि क्या क्या रिएक्टेंट्स लेने हैं, ये पता चल जाता है कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये पता चल जाता है कि हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किस तरह का कलर। जैसे हमें पता है कि अगर हम आयरन नेल को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में फॉर हाफ एन आवर रखेंगे तो वो पेल ग्रीन कलर का FeSO4 बनेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, ये बात भी हमको हमारी केमिकल इक्वेशन देख के पता चल सकती है अगर उसमें ये चीज़ मेंशन है तो फिर ऐसी क्या बात है जो हमें हमारी केमिकल इक्वेशन नहीं बताती? हमें बहुत सारी बातें बताती है। हमें ये तो पता चल गया कि क्या क्या बताती है, बट व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन हमें क्या नहीं बताती है? केमिकल इक्वेशन जो बात हमें नहीं बताती, दैट इज़
वायबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, अ केमिकल रिएक्शन वायबल है या नहीं है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक। सपोज मैंने लिखा कि कॉपर रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट टू गिव कॉपर सल्फेट एंड जिंक। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। वीडियो को पॉज कर दो और 1 मिनट लगा के 2 मिनट लगा के सोचो कि इस इक्वेशन में क्या गलती है। पॉज कर दो इस वीडियो को और सोचो इस इक्वेशन में क्या गलती है। अब अगर आप इसे पॉज कर चुके और सोच चुके कि इसमें क्या गलती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें कोई गलती समझ में नहीं आएगी। ये ऑलरेडी एक बैलेंस इक्वेशन है जिसमें कॉपर बराबर है, जिंक बराबर है और सल्फेट आयन भी बराबर है। कोई गलती नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी कोई गलती नहीं है। जिंक सल्फेट ZnSO4 ही होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 ही होता है। कोई गलती नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसमें क्या गलती है? हाँ, अगर आप लोग समझ चुके हो तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप लोग नहीं समझे हो तो मैं बता दूं कि ये केमिकल रिएक्शन वायबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? 8th क्लास में आपने मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा था, उस समय हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था। 10th क्लास में फिर पढ़ेंगे। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज हमको बताती है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर एंड कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। This reaction is not viable. A chemical equation is formed even when a chemical reaction was not possible. What does that mean? Chemical equation को देख करके ये नहीं बताया जा सकता कि ये chemical reaction viable है या नहीं है, एक्चुअली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक बात, हाँ, ये लिमिटेशन है ना कि ये वायबिलिटी नहीं बताता है। ध्यान रखो इस बात को। आपकी बुक में ये बातें इतनी तफसील से लिखी हुई नहीं है, इनफैक्ट लिखी हुई नहीं है। दूसरी बात कि केमिकल इक्वेशन हमको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकता। किसी केमिकल इक्वेशन को देख करके हमें ये नहीं पता चलता कि ये रिएक्शन कितनी तेज़ी से हुई होगी, कितना फास्ट रिएक्शन हुआ होगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका भी आपको कि हम एसिड बेसिस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है और जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये जिंक एक बेस से रिएक्शन करता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको शायद याद आ गया होगा, लास्ट क्लास में हमने सोडियम को जब पानी में डाला था तो यही बना था, है ना। हमने कहा था ये बेस है, अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की रिएक्शन जो है, बेसिकली देखो क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली अल्कलीज के साथ में, बेसिस के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते, लेकिन ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में आपको कुछ हीट करना पड़ता है, इसे आपने यहाँ पे शो कर दिया, और सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। दोनों ही केसेस में कुछ सिमिलैरिटी है। एक मेटल है, यहाँ पे एक एसिड है, यहाँ एक मेटल है, यहाँ पे एक बेस है। हाँ, सॉल्ट बना है, यहाँ भी सॉल्ट बना है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में बड़ा फर्क है। ये रिएक्शन जो है इसमें हाइड्रोजन जब निकलती है तो बड़ी विग्रस, जैसा आपने देखा था ना सोडियम और वाटर, लगभग वैसा बबल्स की फॉर्म में निकलती है। हाँ, ये एक्चुअली लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी है। हम जब लैब में हाइड्रोजन बनाते हैं तो इस रिएक्शन से बनाते हैं।
तो बड़ी तेज़ी से निकलती है बबल्स और बड़ी विग्रस रिएक्शन है और बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। हाँ, हमको इसे देखना पड़ता है कि ये टच करेंगे तो एकदम गर्म हो जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले सोडियम और वाटर वाले रिएक्शन में देखा था। ये रिएक्शन जो है हमें दिख रहा है यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, एक जैसी रिएक्शन होगी, नहीं, ये रिएक्शन जो है ये बड़ी स्लो रिएक्शन है। इनफैक्ट अगर आप जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे ही रख दोगे तो आपको पता चलेगा कुछ हो ही नहीं रहा, आपको उसे हीट करना पड़ता है, फिर जा कर के थोड़ी थोड़ी करके बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन निकलती है। तो इक्वेशन में दोनों सिमिलर दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन जब होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली कितना फास्ट रिएक्शन होगा, ये हमारा इक्वेशन हमको नहीं बता पाता। हाँ, दीज टू आर द लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आज हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा है। हाँ, सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल से। कल हम खूब सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। आप हर केमिकल इक्वेशन जब मैं यहाँ पे लिखूँ आप उसे पॉज कर देना और प्रैक्टिस करना, अपने आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। हम कुछ टाइम लेंगे, 1-2 क्लासेस लेंगे इसके लिए, और फिर आप उसको जब खुद बैलेंस कर पाओ, नहीं कर पाओ, अटक जाओ तो भी कोई बात नहीं, मैं कर ही दूंगा, तो आप बाद में देखो उसका सॉल्यूशन। मैं कल भी ये बात याद दिला दूंगा, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड ठीक से सीख जाओगे इसमें। हाँ, फिर उसके बाद एक शॉर्टकट का मैं अलग से वीडियो आपको भेजूंगा, तो उसमें शॉर्टकट मेथड भी आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। होप यू हैव एंजॉयड इट। याद रखें, केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज ड्यूरिंग विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये हमेशा बार बार याद करते रहें, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स 5 हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और अब हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे। याद रखें, एडिशनल बात जो मैंने आपको बताई है, लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये 2 लिमिटेशन ध्यान रखें। ये वायबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नहीं बताता, ये रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नहीं बता सकता। दैट्स इट फॉर टुडे, एंजॉय। हाँ, बाकी बातें करते हैं कल। थैंक यू।